Hello everyone, welcome to our e-learning classes that is organized by RRB Group. Myself Shekhar Dubey and I am a physical education teacher. Today I am going to teach you chapter number 9 that is psychology and sports and also covered all the topics of this chapter. So पहले हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कंटेंट है जो कि हमारे स्टडी करेंगे. First is personality, its definition and types, traits, Sheldon's strength classification and Big Five theory. Next is motivation, its types and techniques. And the last one is meaning, concept and types of aggression in sports. Now move to first point on this chapter. First point is personality. तो पर्सनालिटी को डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे कि साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स होता क्या है. तो सबको मैंने बताया भी था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और स्टडी ऑफ सोल और साइंस, कि हम सामने वाले की बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, उसकी फिजिक, उसकी अपीयरेंस को हम स्टडी करते हैं. मतलब हम उसको उसके अपीयरेंस को देख के स्टडी करेंगे, जज करेंगे और उससे बातें करके उसको जज करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनालिटी. इस चैप्टर में हमने पर्सनालिटी को ही डिफाइन करा गया है. तो हम स्टडी करेंगे कि पर्सनालिटी के कितने टाइप्स हैं और कितने टाइप्स में डिफाइन किया गया है. सो फर्स्ट इज पर्सनालिटी. क्या होता है? पर्सनालिटी एक पर्सोना वर्ड से निकला है जिसको मास्क बोलते हैं. एक पर्सनालिटी एक तरीके से पैटर्न है जिसके हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग और हमारे सोशल एडजस्टमेंट और हमारे बिहेवियर्स को डिफाइन किया गया. जैसे कि अगर हम कोई एक बॉक्स में हमारे थॉट्स फीलिंग, सोशल एडजस्टमेंट और बिहेवियर, इन चीज़ों को इकट्ठा करके अगर हम एक बॉक्स में रख देते हैं तो वो एक फ्रेम हो जाता है कि ये हमारी एक पर्सनालिटी है. दो चीज़ से हमारी पर्सनालिटी बनती है. जैसे कि हम अंदर से कैसे हैं और बाहर से कैसे खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं. पर्सनालिटी इज द सम ऑफ इनर एंड आउटर कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी के कितने डायमेंशंस हैं? फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशन, सेकंड इज मेंटल डायमेंशन, थर्ड वन इज सोशल डायमेंशन एंड लास्ट इज इमोशनल डायमेंशन. नाउ मूव टू फर्स्ट वन इज फिजिकल डायमेंशन. एक पर्सन को जब हम फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम किसी को देखूंगा कि कैसा दिख रहा है, उसकी बॉडी अपीयरेंस कैसा है, उसकी फिजिक कैसी है, उसका हेल्थ कैसा है, तो जब हम किसी को देख के फर्स्ट टाइम जज करेंगे तो उसी को बोलते हैं फिजिकल डायमेंशन. इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन. उसकी इनर क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, वो कैसा दिखता है उसी को बोलेंगे फिजिकल डायमेंशन. अब फिजिकल डायमेंशन को अगर हमें इम्प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर बैलेंस डाइट करेंगे, प्रॉपर वर्कआउट करेंगे एक रूटीन में, ताकि हम इनको मेंटेन कर सकें और बेटर बना सकें. नेक्स्ट इज मेंटल डायमेंशन. मेंटल डायमेंशन इज रिलेटेड टू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज. यानी हम कितना मेंटली स्ट्रांग है, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी रीजनिंग, हमारी क्वालिटीज, जो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रांग है. वन विथ स्ट्रांग मेंटल कैपेबिलिटी कैन कंट्रीब्यूट फॉर मोर देन अ पर्सन विथ गुड फिजिकल एबिलिटीज. अब आप देख लो कि जब कोई इंटरव्यू देने जाता है तो पहले क्या देखते हैं? उसकी फिजिकल डायमेंशन. उसके बाद जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ता है, तब पता चलता है कि उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज कितनी है. तो एक तो यहाँ पे अगर कोई मेंटल कैपेबिलिटी वाला ज़्यादा बेटर है और उसकी किसी एक की फिजिकल डायमेंशन अच्छी है और किसी की मेंटल डायमेंशन अच्छा है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल डायमेंशन उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना मेंटल डायमेंशन इफेक्ट करेगा. मेंटल डायमेंशन वाला उससे ज़्यादा कैपेबल होगा. नाउ नेक्स्ट इज सोशल डायमेंशन. सोशल डायमेंशन में हम देखते हैं कि जो कि एक पर्सन की सोशल कैरेक्टरिस्टिक या सोशल पर्सनालिटी बताती है उसकी. मतलब अब अगर हम देखें सोशल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी, तो उसका कैरेक्टर, उसकी मोरालिटी, उसकी एटिक्वेट्स, उसका मैनर, उसके काम करने का तरीका, फ्रेंडलीनेस, उसका एटीट्यूड, उसका हेल्पफुल नेचर, उसका कोऑपरेटिव नेचर, ये सब क्वालिटीज़ सोशल डायमेंशन को डिफाइन करती है. अब ये क्वालिटीज़ सीखी नहीं जाती. बच्चे के अंदर ये क्वालिटी सीखी नहीं जाती. बच्चे के अंदर लोगों के साथ रहते रहते वो सीखता है. जब एक दीज क्वालिटीज आर एक्वायर्ड राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. नेक्स्ट इज इमोशनल डायमेंशन. इमोशनल डायमेंशन इज रिलेटेड टू इमोशनल स्टेबिलिटी. एक पर्सन की इमोशनल स्टेबिलिटी को बताता है, जैसे कि उसकी फियर, एंगर, डिस्ट्रेस, अम्यूजमेंट और हैप्पीनेस. जितने अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करेगा एक पर्सन, अगर जितने अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी दिखाता है. लेकिन लेकिन इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो अ काइंड ऑफ इमेच्योर पर्सन उसको कहा जाएगा. नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टाइप्स. पर्सनालिटी के टाइप्स बताए गए हैं जो कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी से डिफाइन किया गया है.
तो फर्स्ट है हमारा टाइप ए पर्सनालिटी। तो टाइप ए पर्सनालिटी वालों जो होते हैं वो इम्पेशेंस होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत अर्जेंसी रहती है, उनको टाइम का बहुत मतलब इशू रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी सारा काम करना है। और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अगर किसी ने इंटरप्ट किया उनके कामों के बीच में तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जल्दी जल्दी काम करते, जल्दी जल्दी चलना। ये कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, इनको हर टाइम जीतना ही जीतना है। मतलब अगर इनको कॉम्पिटिशन कि कहीं भी ऐसे लोग होंगे ना तो उनको ये होगा कि नहीं मुझे बस जीतना है। अगर आर्ग्यूमेंट भी करना है ना तो उन आर्ग्यूमेंट में भी इनको जीतना है। काइंड ऑफ एग्रेसिव नेचर होता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। मतलब वो शॉर्ट फ्यूज होता है ना, जल्दी से छोटी बात पे गुस्सा। और ये वर्क ऑब्सेस्ड होते हैं, काम को लेके बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं, मतलब अपने गोल को लेके बहुत ओरिएंटेड रहते हैं। इनका गोल अचीव होना ही होना चाहिए, ऐसा इनका सोच है। तो ऐसे लोग वाले कौन किस टाइप में आते हैं? टाइप ए में आते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा टाइप बी पर्सनालिटी। अब टाइप बी पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं टाइप ए के। तो टाइप ए में देखो जैसे वो रिलैक्स रहेंगे, कॉम्पिटिटिव नहीं रहता किसी से, पेशेंस इनका पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया होता है, अग्रेसिव नेचर नहीं होता, अपने इमोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रेस को अच्छे से संभालते हैं, और बहुत ओवर अचीवर नहीं होते हैं, ना तो ओवर अचीवर ना ओवर एम्बियस। मतलब आज में जीते हैं और कल में नहीं जीते, मतलब आज जो है उसको पहले ही देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप सी पर्सनालिटी। ये एक तरीके से जो टाइप सी वाले पर्सनालिटी होते हैं ना, ये बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, शांत रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करते, प्लीजिंग एंड अपीजिंग, मतलब शांत नेचर रहते हैं इनका। बट इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सुस्त रहते हैं, निराश रहते हैं। तो क्या होता है कि जब आप निराश रहोगे, सुस्त रहोगे, बहुत होपलेस रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत लोनली और अलोन फील करोगे। नाउ नेक्स्ट टाइप डी पर्सनालिटी देखते हैं। टाइप डी पर्सनालिटी वाले वो होते हैं, ये हाई मतलब ये बहुत स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। ये मतलब और स्ट्रेस में रहने के बाद ये अपने इमोशंस को शेयर भी नहीं करते। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे फादर जैसे, बहुत ऐसा होता है कि उनके ऊपर बहुत लोड होता है, तो वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो उनको बहुत टेंशन होती है, लेकिन वो लोगों को शेयर भी नहीं कर सकते। इनको कहीं ना कहीं रिजेक्शन और डिसअप्रूवल की डर रहता है, और ये बहुत इस वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जब इतनी प्रॉब्लम्स कोई झेलता है तो काइंड ऑफ इनको ग्रेटर रिस्क, मतलब प्री मेच्योर डेथ का चांसेस रहता है, और इनकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत पुअर टाइप की। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारे ट्रेड्स टाइप्स एंड मतलब ह्यूमन क्लासिफिकेशन, ट्रेड टाइप्स ऑफ सेल्डन क्लासिफिकेशन। हमारी ह्यूमन बॉडी को क्लासिफाइड किया गया था कि एथलेटिक की एबिलिटी और फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया था। तो कितने टाइप्स में डिफाइन किया गया था वो हम देख लेते हैं। हमारा पहला था एंडोमॉर्फ, नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ। तो पहला हम देखते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जनरली राउंडर शेप के होते हैं, हैवियर से होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसकी वजह से फैट हाई हो जाता है, फैट स्टोर हो जाता है, और इन फैट स्टोर हो जाता है इनके लोअर एब्डोमेन में, हिप्स में एंड थाइज में। ये वेट को इजीली गेन कर सकते हैं लेकिन लूज कर नहीं सकते। लूज करने में इन्हें बहुत इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत मुश्किल से होता है, और लो इंड्योरेंस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पोर्ट्स जो होता है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, रोइंग, रेसलिंग, हैमर थ्रो। नेक्स्ट है हमारा एक्टोमर्फ। अब इसके इंडोमर्फ के बिल्कुल अपोजिट एक्टोमर्फ होते हैं। दे आर लॉन्ग लिम्ब एंड नॉट पर्टिकुलर मसल। मतलब इनके हाथ पाँव जो एकदम लंबे लंबे होंगे, पतले पतले होंगे, और बहुत कम मसल्स वाले होंगे। स्किनी फैट होता है इनका। ऐसे ऐसे लोगों में, कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि स्मॉल मतलब है बहुत पतले, लेकिन ऐसे लोगों में भी थोड़े से फैट होते हैं, पेट निकल जाता है, बट ऐसे लोगों को स्किनी फैट बोला जाता है। ये डिफ़िकल्ट टू गेन वेट, वेट इजीली गेन नहीं कर सकते, बहुत कम इनके बॉडी में फैट होता है। और इनके लिए जो स्पोर्ट्स होता है वो मैराथन, ट्रायथलॉन्स एंड अदर जो इंड्योरेंस वाले इवेंट्स होते हैं। ना नेक्स्ट इज मेसोमर्फ। मेसोमर्फ जो पर्सनालिटी हो ना, तो वो काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक पर्सन होते हैं, मतलब उनको बोला जाता है कि ये आइडियलिस्टिक बॉडी है। दे कैन सुपर इजी टू बिल्ड मसल एंड मास। ये अपने अपने मसल्स को ईजिली गेन कर लेते हैं, बहुत ईजिली, और ईजिली तरीके से ही लूज भी कर लेते हैं। वुमेन्स विद मेसोमर्फ आर स्ट्रॉन्ग एट एथलेटिक। वुमेन्स जो मेसोमर्फ की कैटेगरी में आती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी एथलेटिक्स होती है। इनके लिए जो गेम्स बना गया है वो बहुत उसमें पावर और स्ट्रेंथ रहते, स्ट्रेंथ वाले गेम्स में ये ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मतलब निकल के आता है ये इन गेम्स में। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा ट्रेड्स एंड टाइप्स जंग क्लासिफिकेशन। अब जंग क्लासिफिकेशन जो कि क्लासिफाइड है सोशबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। तो इन्होंने भी तीन टाइप्स में डिफाइन किया था, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट्स और एम्बीवर्ट्स।
तो जो इंट्रोवर्ट्स वाले पर्सनालिटी होते हैं वो साई नेचर के होते हैं, बहुत कम लोगों से बात करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं और सोशल सिचुएशन मतलब ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं जाते हैं और एडजस्ट भी नहीं कर पाते, बहुत सेंसिबल होते हैं। रिगिड इन आइडियाज़, इनके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते रहते हैं, तो जब ये आइडियाज़ आते हैं ना तो ये आइडियाज़ को लेके अड़े भी रहते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं लेकिन खुद में। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी। तो एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनालिटी जो होते हैं वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, लोगों से बातें करना, लोगों से इंटरेक्शन करना उनको पसंद होता है, बहुत सपोर्टिव नेचर होते हैं, करेजियस होते हैं और आज में जीते हैं, फ्यूचर में नहीं जीते। नेक्स्ट है हमारा एम्बीवर्ट तो देर आर फ्यू पर्सन हु आर प्योर इंट्रोवर्ट, मतलब इनमें ऐसा होता है कि देखो ना कोई पर्सन इंट्रोवर्ट्स हो सकता है प्योर और ना ही एक्सट्रोवर्ट। तो जो कुछ पर्सन होते हैं मतलब जो इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं उन्हीं को बोला जाता है एम्बीवर्ट, क्योंकि हर कोई तो प्योर इंट्रोवर्ट्स होगा नहीं और हर कोई प्योर एक्सट्रोवर्ट्स होगा नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग एम्बीवर्ट्स ही होते हैं कि दोनों का मिक्सअप होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा बिग फाइव थ्योरी है, जो कि पहला है ओपननेस, सेकेंड है कॉन्शियसनेस, थर्ड है एक्सट्रोवर्जन, फोर्थ है एग्रीएबलनेस और फिफ्थ है न्यूरोटिज्म। तो फर्स्ट हम देखते हैं ओपननेस। ओपननेस पर्सन वो होते हैं जो कि लर्न करते हैं नई नई चीज़ें करना, नए थिंग्स, नए कॉन्सेप्ट, नई एक्सपीरियंस को करना उनको बहुत पसंद होता है, वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं और नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। ये काइंड ऑफ आइडियलिस्टिक पर्सन होते हैं, मतलब जब ये कोई काम करते हैं ना तो बहुत ध्यान से करते हैं, डबल चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं ताकि काम उनका परफेक्ट हो, रिलायबल हो और बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, इसीलिए इनको आइडियलिस्टिक पर्सन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी जो होती है ये बहुत एनर्जेटिक होता है, लोगों से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इंट्रोवर्स जैसा ही होता है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लोगों से बातें करना, लोगों से मिलना और लोगों के साथ रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। नेक्स्ट हमारा एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस तो वो होता है, ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं, दूसरों को हेल्प करना, कोऑपरेटिव नेचर, अ काइंड ऑफ जेंटल नेचर, उसको क्या बोलते हैं एग्रीएबलनेस। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म, अगर न्यूरोटिज्म मतलब एक तरीके से किसी का अगर देखा जाए तो एक पर्सन का इमोशनल स्टेबिलिटी कितना है, एक पर्सन का इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब उसका निगेटिव इमोशन और उसका पॉजिटिव इमोशन वो कितना कंट्रोल कर रहा है, दोनों को बराबर लेके चल रहा है। अगर किसी का न्यूरोटिज्म हाई है तो वो पर्सन कहीं ना कहीं इनस्टेबल है, तो उस वजह से क्या होता है वो मूडी नेचर होता है, टेंस में रहता है, तो इसी इसी को क्या बोलते हैं न्यूरोटिज्म। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है मोटिवेशन, इट्स टाइप्स एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मोटिवेशन होता क्या है। तो देखें तो मोटिवेशन ना एक इंस्पिरेशन सा है, जो कि हमारे अंदर से भी आ सकता है या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स से भी आ सकता है, जो कि काम क्या करेगा, एक पर्सन को एनर्जाइज कर देगा, उसके अंदर से दोबारा एक नई लहर आ जाएगी काम करने की, कि उसके एक्शन को एक डायरेक्शन देगा। अब देखिए कि मतलब एक पर्सन है, अगर उसको हम एनर्जाइज कर देंगे, उसके मतलब उसको जो काम करना था उसको दोबारा से मतलब वो काम करना बंद कर दिया और उसको दोबारा से हमने मोटिवेट किया, और वो मोटिवेट होने के बाद उसके अंदर एक नई लहर आई और वो काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका जो एक्शन था वो एक डायरेक्शन मिल गया उसके एक्शन को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मोटिवेशन कितने टाइप्स के, मोटिवेशन दो टाइप्स का होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि जब कोई पर्सन अंदर से मोटिवेट हो रहा है, मतलब वो अंदर से खुद से मोटिवेट हो रहा है और फिर खुद को गाइड कर रहा है, मतलब किसी खुशी के लिए, किसी प्लेजर या फिर उसका खुद का इंटरेस्ट है और वो खुद को गाइड कर रहा है कि वो काम को करे और कंप्लीट करे, तब उसको अंदर से खुशी मिलेगी, मतलब खुद का उसका इंटरेस्ट है कि वो काम उसे करना चाहिए, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब खुद से मोटिवेशन होना। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक काइंड ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो कि हमें दूसरे से मिलता है या फिर दूसरा हमें मोटिवेट करता है, हमें दूसरा मोटिवेट करना है उस काम को करने के लिए, और जब कोई दूसरा हमें मोटिवेट करता है ना तो ये एक एक तरीके से ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस पे। जैसे कि हमें क्या हमें हमें दूसरे से मोटिवेट मिल रहा है, जैसे कि हम कहीं गेम खेलने गए, स्पोर्ट्स करने, और हमें हमें क्या है कि हमने देखा कि इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, कैश प्राइस ज़्यादा है, तो
तो उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि खुद को मोटिवेट किया कि हाँ, हम अगर जीतेंगे तो हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर हमें काइंड ऑफ हमें पनिशमेंट का डर है, तो हम उस पनिशमेंट के डर की वजह से वो काम करते हैं। प्रेज, ब्लेम और कैश प्राइज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि मोटिवेशन के टेक्निक्स क्या हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मोटिवेशन के टेक्निक्स। जैसे फर्स्ट है गोल सेटिंग। हम अपना एक ऐसा गोल सेटिंग करेंगे जिसकी वजह से हम मोटिवेट होंगे कि हमारा ये गोल है, अगर हम ये करेंगे तो हमें ऐसा ऐसा रिजल्ट्स मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उस गोल सेटिंग की वजह से हम मोटिवेट होंगे। एलोबरेट अरेंजमेंट्स ऑफ कंपटीशन। अब हम देखेंगे एक तरीके से, जब हम कहीं जाते हैं गेम खेलने तो हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ का अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट है, बहुत मतलब एक्यूरेट तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, तो हम उससे भी मोटिवेट होंगे। काइंड ऑफ एक्सपेक्टेटर जब वो बातें बोलते हैं, वर्बल कमेंट जब वो करते हैं, तो हम उससे भी मोटिवेट होते हैं। हिप्नोटाइज के भी थ्रू हम मोटिवेट हो सकते हैं। हेल्थी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। स्पोर्ट्स का जो इन्वायरमेंट है ना, उसको देख के भी हम मोटिवेट हो सकते हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट, मतलब हमें रिजल्ट का नॉलेज है, हमें पता है कि अगर हम जीतेंगे तो हमें अच्छा खासा हमें उसका रिजल्ट अगर हमें पता रहेगा, हम सोचेंगे कि हम अगर जीत गए तो हमें बहुत अच्छे कैश प्राइज मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम उसको सोच के भी मोटिवेट होते हैं। प्रेज और ब्लेम, तो हमें प्रेज और ब्लेम्स के भी थ्रू हम मोटिवेट हो सकते हैं। कैश प्राइज, सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज, जैसे हमने भी बताया, कैश प्राइज और सर्टिफिकेट, इनका भी सोच के हम क्या करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशनल म्यूजिक। अब मोटिवेशनल म्यूजिक आपने देखा होगा, जिम में बहुत लोग जाते हैं, गाना सुनते हैं, गाने की सॉन्ग्स की वजह से हम मोटिवेट होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मतलब हम खुद से बातें करते हैं कि हम खुद को मोटिवेट करते हैं, हाँ आई कैन डू इट, ऐसे ऐसे टाइप से हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेशन। तो एग्रेशन अगर हम देखें तो एग्रेशन एक बिहेवियर है, और इसका एक गोल होता है कि हमें किसी ना किसी को हार्म करना है, या मतलब उसको इंजर्ड करना है या हार्म करना है। वो किसी लिविंग पर्सन को ही करना है, मतलब लिविंग पर्सन ही होगा जिसको हमें हार्म पहुंचाना है। इस फीलिंग को, हार्म करने वाली फीलिंग को ही हम एग्रेशन कहते हैं। अब एग्रेशन एक कोई थॉट नहीं है, मन में निगेटिव थॉट्स आना, ये एग्रेशन नहीं कहलाता। मन में थॉट्स आना, जब हम किसी को हर्ट या फिर किसी को वर्बली या फिर फिजिकली हर्ट करेंगे, उसको बोलते हैं एग्रेशन। एग्रेशन मस्ट बी इंटेंशनल, मतलब एक इंटेंशनल बिहेवियर है। गलती से हो जाना उसको भी एग्रेशन नहीं बोलते हैं। इन्वॉल्व्स हार्म और इंजरी बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजी, मतलब किसी को वर्बली और किसी को फिजिकली हार्म करना ही एग्रेशन बोलते हैं। और वो लिविंग बींग्स के बीच में ही होगा। अगर हम किसी दीवार को तोड़े या फिर जबरदस्ती किसी को हम तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उसको हम एग्रेशन नहीं बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्रेशन। तो टाइप्स ऑफ एग्रेशन, फर्स्ट है हमारा हॉस्टाइल एग्रेशन, सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, एंड थर्ड इज असर्टिव एग्रेशन। अगर हम फर्स्ट देखें हॉस्टाइल एग्रेशन, तो हॉस्टाइल एग्रेशन वाले जो पर्सन होते हैं, उनका मतलब एक तरीके से एम ही होता है लोगों को हार्म पहुंचाना, अपने अपोनेंट को हार्म पहुंचाना। जनरली ये अनप्लैंड और इम्पल्सिव होता है। अचीविंग, मतलब हम गोल को अचीव करते हुए किसी को भी, मतलब हम जब हम कोई कंपटीशन कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो इसमें हमारा एम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, हार्म पहुंचाना। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें हॉस्टाइल एग्रेशन में ये देख लो कि ये एक एग्रेशन जो है ना, ये लोगों को हर्ट करना, इंसल्ट करना, या फिर बैड फीलिंग। जैसे कि हम गेम खेल रहे हैं, तो हमें किसी ने, मतलब हमें बुरा लगा, हमें हम हार रहे हैं, तो हमें बहुत गंदी सी फीलिंग आई, तो हमने क्या किया कि उस फीलिंग के, उस जेलेसी की वजह से हमने क्या किया, सामने वाले को हार्म पहुंचाया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। अब हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता क्या है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, इसका जो मेन एम है वो है हमारा गोल अचीव करना। मतलब हम किसी को हम किसी को अग्रेशन दिखा के या फिर ज़बरदस्ती का हार्म पहुंचाना, ऐसा कुछ हमारा एम नहीं है। हमारा एम क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन या गेम्स को क्या कहते हैं, जीतना। लेकिन उसके बीच में अगर किसी को हार्म पहुंच जाती है, तो वो वो चीज़ इसमें होती है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में। हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि किसी को अग्रेशन पहुंचाना, हमारा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री अचीव करना होता है। उसके बीच में अगर किसी को हार्म पहुंचती है, तो उसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर में क्या होता है कि यहाँ पे किसी को फिजिकली बोल के हर्ट करना, या फिर अपना डोमिनेंस दिखाना, फिजिकली या वर्बली हर्ट करना, या फिर अपना डोमिनेंस क्रिएट करना, कि अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करना कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ। कि सब, मतलब जैसे कि मैं डोमिनेंस क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे एक रैगिंग होता है ना, सीनियर होता है कि डोमिनेंस क्रिएट करता है कि मैं ही हूँ, मेरी सारी सब लोग बात मानो, चाहे वो वर्बली हो या वो फिजिकली। मतलब कोई, जैसे मैं हूँ,
तो मैं या वर्बली करूँ या फिजिकली करूँ, दैट इज़ माई असर्टिव बिहेवियर। और ये कोई इंटेंशनली नहीं होता, मतलब मैं हार्म पहुंचाना, मतलब पहुंचाना नहीं, जो सिर्फ मैं वर्बली कर रहा हूँ, हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करता हूँ, वो इंटेंशनली नहीं होता, वो अनइंटेंशनली हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ चैप्टर इज ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।